अब सबसे पहली जो चीज़ जो मैंने मतलब अभी आपको बताई है, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे और स्टार्टिंग ही हमारा यही है कि जब हम पाकिस्तान अफेयर्स कर रहे होते हैं, उसमें जब हम सीएसएस और पीएमएस के लिए देखते हैं, ठीक है? तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? थोड़ा-सा डिफरेंस है और डिफरेंस इस हिसाब से आता है कि जब आप सीएसएस के लिए करते हो, तो वो है पाकिस्तान अफेयर्स, जो सब्जेक्ट का भी नेम है। पीएमएस के लिए पाकिस्तान अफेयर्स नहीं है, पाकिस्तान स्टडीज है, ठीक है? यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है और इसी मेजर डिफरेंस की वजह से ही इनके पेपर्स में भी इसी तरह से ही फर्क आ रहा होता है। अब वो किस तरह से होता है, जब पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट है, सीएसएस में अगर इसका हम सिलेबस देखेंगे तो जो प्री पार्टीशन का एरिया है, वो आपका तकरीबन तकरीबन 20% ऑफ द सिलेबस कवर करता है। तकरीबन 20%, बल्कि उसको 10 भी कह देना चाहिए। और होता क्या है इसमें, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठोगे फाइनल एग्जाम्स में जाके, उसमें क्या होगा, जो आपका प्री पार्टीशन में से जो क्वेश्चन आता है वो एक ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको छोड़ सकते हैं चॉइस पे, वो छोड़ा नहीं जा रहा होता, उसको हम लाज़मी अटेम्प्ट करते हैं, अगर हमें पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है, जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, पीएमएस के लिए, उसमें प्री पार्टीशन का एरिया ज़्यादा है, ठीक है? उसको वो उसने इलैबोरेट करके दिया हुआ है और वो सारी चीज़ें, ऑल्दो कि सिलेबस तकरीबन सिमिलर जाता है, लेकिन अगर पिछले पास्ट पेपर्स कुछ उठा के देखे जाएँ फॉर पीएमएस, तो उसमें वो प्री पार्टीशन में से जो क्वेश्चंस दिए जा रहे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं और उसमें क्या होता है कि हमें वो अगर वो अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से मार्क्स भी हमें ज़्यादा अच्छे और बेहतर मिल रहे होते हैं। ठीक है जी? मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। सिलेबस का ही डिफरेंस है, जब तैयारी हो रही होती है, जब आप सीएसएस के लिए बैठोगे, आप प्री पार्टीशन को एक ओवरव्यू की तरह एक देख रहे होते हो, ताकि जो उसमें से क्वेश्चन आए, आप वो बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जो हम ज़्यादा अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं, वो पोस्ट पार्टीशन होता है। जो जब आप पीएमएस के लिए बैठते हो और आप पास्ट पेपर्स देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि प्री पार्टीशन के एरियाज़ ज़्यादा आ रहे होते थे, ठीक है? अब जो है पिछले 2 सालों से तकरीबन उन्होंने पीएमएस का भी जो पैटर्न है वो चेंज किया है और उसको भी वो सीएसएस की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है? पहले इस तरह से होता था कि जो सीएसएस और पीएमएस के जब आप पीएमएस के पेपर जाके देने बैठते थे, तो प्री पार्टीशन के एरिया ज़्यादा आते थे। लेकिन अब क्या होता है, पीएमएस में भी पोस्ट पार्टीशन के एरियाज़ को ज़्यादा पूछा जा रहा होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आके हम थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ आ जाती है कि अच्छा चलो, पीएमएस में हम फिर प्री पार्टीशन का एरिया ज़्यादा करेंगे या पोस्ट पार्टीशन का एरिया ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो अब होता क्या है कि जब भी हम पेपर्स के लिए जा रहे होते हैं, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लाज़मी होता ही होता है, ठीक है? वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है कि वो पैटर्न थोड़ा-सा चेंज कर दे। अब जैसे उसने पैटर्न एकदम से चेंज किया है, ठीक है? पिछले 2 सालों में पीएमएस के लिए। तो वो क्या करता है कि वो सारे नहीं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन्स जो हैं वो पोस्ट पार्टीशन में से उठाएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा क्वेश्चन्स वो प्री पार्टीशन में से उठाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन्स वो पोस्ट पार्टीशन में से उठाएगा, ठीक है? पहले क्या होता था, पहले हमारे 4 के 4 क्वेश्चन्स पीएमएस में तकरीबन तकरीबन प्री पार्टीशन में से हो जाया करते थे और उसकी वजह से मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे होते थे। अब जो है क्या होता है कि क्योंकि वो पोस्ट पार्टीशन की चीज़ें देता है और उसमें जो है मार्क्स का जो ट्रेंड होता है वो भी नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है? तो मेजर जो है वो डिफरेंस इसी तरह से सिलेबस के हिसाब से और पेपर्स के हिसाब से हम देख रहे होते हैं और फिर उसी तरीके से ही तैयारी हो रही होती है इसकी, कि हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे, इन चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी? फिर उसके बाद जब आप सीएसएस का सिलेबस देखते हो और सीएसएस में अगर पोस्ट पार्टीशन के एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है, ठीक है? तो हम उन्हीं एरियाज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उन्हीं एरियाज़ को बार-बार डिस्कस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वही एरियाज़ पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ करंट अफेयर्स में भी मैच कर जाते हैं और ये चीज़ें वाइस वर्सा चल रही होती हैं, ठीक है? ये पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर्स में चले जाते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं।
अगर आपने वो चीजें वहां पे करनी है तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये चीजें यहाँ पे करनी है तो वहां पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर सिचुएशन इसी तरह से चल रही होती है कि जब आप बीएमएस के लिए तैयार करते हो तो आप एक दफा इन चीजों को अब देख लोगे, चीजों को तैयार कर लोगे, और उसके बाद आपके पास जब एक नोट्स मेकिंग की फॉर्म में ये चीजें पड़ी हुई होंगी तो आप ये समझें कि जब आपने सीएसएस का कर लिया तो आपका बीएमएस का हो गया। ठीक है। जो पहले एक डिफरेंस रखा जा रहा होता था जिसमें हम सीएसएस के लिए पोस्ट पार्टीशन ज्यादा करते थे और पीएमएस के लिए हम प्री पार्टीशन ज्यादा करते थे, ठीक है। अब वही डिफरेंस उसने खुद ही खत्म कर दिया हुआ है, तो हमें भी क्या जरूरत है कि उस चीज को हम दोबारा से आगे की तरफ लेके जाएं। तो दोनों पर जो है ये चीजें अब सिमिलर होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। एक तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। दूसरा फिर ये होता है कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ दिस सब्जेक्ट इन सीएसएस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस इस तरह से होती है कि देखो, जब आप सीएसएस या पीएमएस की तैयारी करते हो, सबसे पहली चीज जो आप हर एक से सुनोगे, हर कैंडिडेट से भी इवन सुनोगे या हर टीचर से भी आप इवन सुन रहे होगे, वो यही चीज होगी कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करो, और दूसरा ये होगा कि आप एस्से पर काम करो, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्वियसली वो है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें ये आ जाता है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको 100 मार्क्स दिए हुए हैं, अब इसमें से जब सीएसएस का रिजल्ट आता है तो आप देखते हो कि तीन सब्जेक्ट्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको उन्होंने उसने इकट्ठा किया हुआ है, एफपीएससी ने इकट्ठा किया हुआ है, और इसको जनरल नॉलेज का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये तीन सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 300 मार्क्स के हैं। अब इन 300 मार्क्स में से आपने कितने लेने होते हैं कि आप पास होते हो? वो आपने लेने होते हैं 120 मार्क्स, ठीक है। अब जब आप 120 मार्क्स का एक उन्होंने तो क्राइटेरिया रख दिया ना, अदरवाइज क्या होता है कि आप हर सब्जेक्ट में से 40 मार्क्स ले रहे होगे कंपल्सरीज में से। अब इसमें होता क्या है, जब आपने मार्क्स ही 120 लेने हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के, मतलब 300 मार्क्स में से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये 120 मार्क्स को अचीव करना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? यहाँ पे आती है सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। वो इस वजह से कि वो हर बार क्या करता है, एक बार पाकिस्तान अफेयर्स को और एक बार करंट अफेयर्स को, वो इतना ज्यादा जो एग्जामिनर है या जो चेकर है वो उसको इतना ज्यादा हिट करेगा कि आपको वो 6 मार्क्स भी दे रहा होता है बाजू का पाकिस्तान अफेयर्स में, 12 मार्क्स भी दे रहा होता है, 20 मार्क्स भी दे रहा होता है। और अब आप ये समझें कि जब आप या कोई भी कैंडिडेट जब इतने कम मार्क्स की तरफ आ रहा है, तो आप अगर ये सब्जेक्ट अकेला होता तो ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने इस सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करनी होती है, इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से करना होता है कि हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, ठीक है। उस साल में, जिस साल में भी ये इस तरह की चीजें होती है ना कि वो बहुत ही कम मार्क्स की तरफ रख रहा होता है, उस साल में भी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे ना जो मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव कर रहे होंगे। अब मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। यहीं पर ये जो चीज आती है कि मैक्सिमम मार्क्स जब आपने अचीव करने होते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को, पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है उसको पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट समझ के डील करें, ठीक है। और जब हम इसको पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट समझ के डील करते हैं, फिर हम मार्क्स में ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो हमें मार्क्स में और पीछे की तरफ ही लाएगा। ये वाली चीज आपने लाजमी लाजमी अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और फिर जो यहीं से ही एक जो डिबेट निकलती है कि अगर हमने पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट को पाकिस्तान अफेयर्स की तरह डील करना होता है तो वो चीज क्या होती है, मतलब पाकिस्तान अफेयर्स है, ओके। अब होता क्या है, जो पोस्ट पार्टीशन है ना, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चंस की बात कर रही थी, पोस्ट पार्टीशन में से जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हो सकता है पाकिस्तान, हो सकता है क्या वो इसी तरह से कर रहा होता है। अभी जैसे कि हम जो है पास्ट पेपर्स का एनालिसिस भी हम आगे जाके करेंगे, जैसे ही हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में जो पोस्ट पार्टीशन में से जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो करंट इश्यूज के साथ रिलेट कर जाता है। अब क्या होता है कि क्या आप ये करंट अफेयर्स का पेपर कर रहे हो, आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कर रहे हो,
अब आपने जब इसको डील करना होता है तो फिर अब आप जब कह रहे होते हो कि अब इसको आपने पाकिस्तान अफेयर्स की तरह डील करना है, तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि हम ऐड कर रहे होंगे और वो हमें रिलेट कर रहा होगा पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। उसमें ना कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीजें अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जब हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, टॉपिक्स को जब हम कवर कर रहे होते हैं, हम टॉपिक की जब हमारी डिस्कशन चल रही होती है, तो उसमें भी हर एक टॉपिक में मैं आपको तकरीबन बता रही हूँ कि ये अब ऑब्वियसली पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, तो इसमें पाकिस्तान अफेयर्स का जो एक टच होता है वो कैसे आ रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर करने के लिए बैठे हो, क्वेश्चन उसने पूछा है जो कि करंट इशू के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप करंट अफेयर्स का पेपर करते तो वो करंट इश्यूज के साथ उसको रिलेट करोगे और उसी को ही आप इंटरनेशनल इश्यूज के साथ भी रिलेट करना शुरू कर दोगे, जो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, ये जिस तरह से भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान अफेयर्स का आप पेपर करो तो उसमें हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का एक नैरेटिव वो क्या होता है, फिर दूसरा पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कह रहा होता है, उस चीज को भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो पाकिस्तानी एक पॉलिसी है, ठीक है, उस चीज के बारे में। अब ये क्या हो जाएगा, टोटली उसी के अंदर एम्बेड में आना शुरू हो जाता है कि बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स का अगर हम पेपर कर रहे हैं तो हम इसको पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बना भी रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना एक छोटा सा टच होता है, अदरवाइज क्वेश्चंस उसी तरह से ही डील हो रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर उसने करंट इश्यूज के बारे में पूछा हुआ है और हम पाकिस्तान अफेयर्स का बनाने के लिए उसको बहुत ही हिस्ट्री में लेके जाना शुरू कर दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में लेके जाना शुरू कर दें। नो, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। जैसे अब आप किसी के लिए छोटी सी एक आ, आ, दो बच्चे वैसे वही बैठे में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खा रहे होते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर नमक ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो चीज वहीं बुरी लगना शुरू हो जाती है। अगर वो उसी अमाउंट में होगा जितना चाहिए तो वो अच्छा लगेगा। सिमिलर सिचुएशन इसके साथ है। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा टच पाकिस्तान अफेयर्स का देना शुरू कर देंगे कि उसी के अंदर ही सारी चीजें घुसाना शुरू कर देंगे, नो, फिर वो चीज क्या होगी कि वो चीज उससे आगे की तरफ जाएगी। अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दी है, सिमिलर सिचुएशन जो है वो इसी के साथ हो रही होती है कि हमने डील उसको पाकिस्तान अफेयर्स के तौर पे करना है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही माइनर सा टच होता है, और वो चीज बस हमने अपने माइंड में रखनी होती है और उसको उसी तरह से डील करना होता है, और फिर उसके बाद ये चीज बिल्कुल हमारे उसमें जा रही होती है कि हमें मार्क्स दिलवा रही होगी और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स दिलवा रही होगी। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब आते हैं हम इसके सिलेबस की तरफ। स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ। और अच्छा जी, अब आपके सामने जो है ना सिलेबस है पाकिस्तान अफेयर्स का। ठीक है, अगर आप एफपीएससी का सिलेबस खोल के देखो, ठीक है, और अगर आपके पास यहीं पे ओपन भी हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बुक्स ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है मेरी? बहुत ही एंड पे जाके मैं पूछ रही हूँ इसको, बट स्टिल ठीक है। ओके, अच्छा, फिर उसमें जो है, हाँ, जब आप सिलेबस देखते हो जो कि आपको एफपीएससी ने दिया है, ठीक है, उसमें प्री पार्टीशन का जो एक सिलेबस दिया हुआ है उसमें 4 to 5 to 6 लाइंस लिखी हुई है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स को जो है ना उसने कॉमा लगा के ना आपस में जोड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम प्री पार्टीशन को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे इस वजह से नहीं, क्योंकि जो जब आप सीएसएस का पेपर पाकिस्तान अफेयर्स का करने के लिए बैठते हो तो प्री पार्टीशन में से एक क्वेश्चन लाजमी देगा ही देगा वो।
ठीक है। और वो एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपके ओवरऑल जो मार्क्स बनेंगे वो कम बनेंगे। ठीक है। वो इस वजह से भी कम बन रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि जो प्री पार्टीशन है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ जाके रिलेट करता है। ठीक है। और अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो एक सर्टेन टॉपिक छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके माइंड में यही चीज आएगी कि इस बच्चे को पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही अंदाजा नहीं है। ठीक है। और अगर इस बच्चे को पाकिस्तान की हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है तो आगे भी किस तरह से ये चीज कर सकता है। ठीक है। तो ये एक कहें कि माइंडसेट होता है जिसकी वजह से आपको प्री पार्टीशन का वो क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करना ही करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। राइट। अब ये सबसे पहली चीज है जो कि आप इसमें देखोगे कि प्री पार्टीशन को हमने छोड़ना नहीं है, करना लाजमी है। लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को उठाएंगे। और इम्पॉर्टेंट एरिया, जैसे आप स्मार्ट स्टडी करते हो ना फॉर सीएसएस, ये आपने सुना बहुत होगा, लेकिन अभी आपको मे भी हो सकता है आप लोगों में से किसी को अंदाजा हो सकता है अभी ना हो कि स्मार्ट स्टडी बेसिकली होती क्या है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे और हम क्या करेंगे, पास पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे या वो क्वेश्चंस निकालेंगे या वो टॉपिक्स निकालेंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अब वो जो टॉपिक्स बार बार पूछेगा वही टॉपिक्स इस दफा भी रिपीट हो सकते हैं। और अगर वो उसी तरह से रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, जब भी हम कोई एक टॉपिक करने बैठेंगे ना उसको हम हर डायमेंशन से कवर करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है कि वो टॉपिक्स जो हैं अच्छा, 1 मिनट दी मुझे क्योंकि लैपटॉप बंद होने वाला है और ये बंद ना हो जाए, फिर उसमें ये होगा कि आप लोगों को समस्या ना हो। ओके। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे प्री पार्टीशन के। उसमें प्री पार्टीशन का उसमें ये होता है कि हम उसमें स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे और हम क्या करेंगे, पांच पेपर्स उठाएंगे, पांच पेपर्स में से टॉपिक्स निकालेंगे जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है। वो निकालेंगे और उन टॉपिक्स को हम हर डायमेंशन से कवर करके उसके नोट्स बना के अलग से रख लेंगे। ठीक है। वो एरियाज हमारे कवर हो गए। अब इसमें होता क्या है, रिस्क तो ऑब्वियसली होता ही होता है। कुछ हम एक दो या तीन टॉपिक्स इस तरह के भी उठाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बार बार नहीं पूछे गए, चलो एक दफा पूछ लिए हैं उसने, लेकिन उसमें क्या होगा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और भी थोड़े से ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। हम क्योंकि ज्यादातर जो एरिया तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा जो हम अपना टाइम लगा रहे होंगे वो हम पोस्ट पार्टीशन पर ही लगाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि पोस्ट पार्टीशन में से अब जो आपने एक क्वेश्चन करना है वो आपने प्री पार्टीशन का करना है, थ्री क्वेश्चंस तो आपने पोस्ट पार्टीशन के भी तो करने हैं ना। अब पोस्ट पार्टीशन में ये समझे कि आपके 60 मार्क्स की जो एक पूरी वो है
वो आपकी डिपेंड कर रही है पोस्ट पार्टीशन पर। तो हम अपना टाइम भी और अपनी एनर्जी भी किस में लगाएंगे, इसमें ज्यादा लगा रहे होंगे। ठीक है, हम स्मार्ट अप्रोच की तरफ उधर जाएंगे, और फिर स्मार्ट अप्रोच ऑब्वियसली हमारी पोस्ट पार्टीशन में भी आ रही होती है, क्योंकि जब आप इसका सिलेबस देखो तो एक अच्छा खासा और बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसको अगर एक एक टॉपिक को कवर करने बैठ जाओ तो बस बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो टॉपिक्स छोड़ रहे होंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन टॉपिक्स को तैयार करने का तरीका इंतहाई डिफरेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको तैयार करने का तरीका इंतहाई डिफरेंट होता है। हम इस पे भी बात करेंगे और उस तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो अभी पहली इस चीज से भी नहीं डर जाना कि ओ हो हम तो टॉपिक्स ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। नो, टॉपिक्स नहीं छोड़े जा रहे होंगे, टॉपिक्स किए जा रहे होंगे, बट स्टिल हम तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो एक मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हम गेन कर सकें, और ज्यादा जो मार्क्स की गेम होती है वो यहीं पर ही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे प्री पार्टीशन, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, उसमें कुछ एरियाज तो यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हम और भी ऐड करेंगे उसमें। और अब जैसे यहाँ पर रिफॉर्मर्स दिए हुए हैं, तो तीन बेसिकली बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन आ रहा होता है। अब वो तीन बड़े बड़े रिफॉर्मर्स, मतलब ये एक टॉपिक में तीन और टॉपिक्स आ गए हैं। ठीक है, तो हम वो रिफॉर्मर्स भी करेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक तो जो इवेंट्स होते हैं फिर उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से और मतलब सीक्वेंस से हमें इवेंट्स का पता होता है ना, तो बाजुकात ऐसा भी होता है कि बाजुकात अगर हमने कोई एक टॉपिक या क्वेश्चन तैयार नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल वो हमसे रह गया, ठीक है, और अगर वो पेपर में आ गया है, तो हमें अगर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होगा, हमें थोड़ा सा इवन उसका बैकग्राउंड भी पता हो ना, तो हमारा माइंड इतना काम कर रहा होता है कि हम उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपको स्टार्ट में उसको करने लग जाओगे तो वो आराम से हो जाएगा। नो, आप क्या करोगे इसके लिए, एक तो स्टडी तो ऑब्वियसली चाहिए ही होती है, लेकिन फिर इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है, ये वाली चीजें भी इसमें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, और इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको हम 20 मार्क्स के लिए तैयार करेंगे, और कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको हम अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। खैर वो एमसीक्यूज तो वैसे भी हम पास पेपर्स में से तैयार कर लेते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं हो रहा होता, बट स्टिल उसमें क्या चीज होगी कि हम उसको थोड़ा सा उसका आइडिया ले रहे होंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। फिर दूसरी जो चीज, बल्कि इसमें से तीसरी बन जाएगी, वो क्या है, पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट में अब बेसिकली जो लास्ट 10 years आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक बेसिक स्ट्रगल चली फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। पूछना चाह रहे हो? अम, पाकिस्तान मूवमेंट में बेसिकली क्या चीज आ जाती है कि जो लास्ट 10 years की स्ट्रगल एक चलती है पाकिस्तान अफेयर्स के, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें वो कौन से इवेंट्स थे, बड़े बड़े इवेंट्स किस तरह से हुए, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरह से मतलब को लेते हुए पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कैसे अचीव की गई, ये वाली चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम इस पर भी बात कर रहे होंगे और उस चीजों को भी हम तैयार कर रहे होंगे। दूसरा, फिर हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर। अब जो पोस्ट पार्टीशन है वो आपका एक अच्छा खास सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है उसमें से पोस्ट पार्टीशन में से, अब जो अगर आप एमपीएससी का सिलेबस देखोगे उसमें क्या किया हुआ है कि हर टॉपिक को इस तरह से नहीं कि वो अलग सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री का भाई कौन है आप बच्चों में से? आमिर कमाल है, बस सब ठीक है।
अच्छा जी, अब जो हमारा पोस्ट पार्टीशन का एरिया है, जब आप इसका एफपीएससी का सिलेबस देखते हो, उसमें क्या दिए हुए हैं टॉपिक्स जो हैं, वो वन बाय वन करके दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स ये इंटरमिंगल हैं, कि मतलब हर टॉपिक को अलग से नहीं बताया हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से तैयार कर रहे होंगे। बेसिकली अगर आप सिलेबस को देखते हो और थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हो, तो ये मेजर एरियाज निकलती हैं: फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी, वॉर्स, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड चैलेंजेस टू पाकिस्तान। ठीक है, ये अगर मेजर एरियाज यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, मतलब तो इनको कवर करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। जब हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट करेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हम उसको वन बाय वन करके कवर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को पूरा कवर एक दफा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसको साइड पे रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट मेजर टॉपिक उठाएंगे, सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी के सारे टॉपिक्स एक साथ ही करेंगे, और उसके बाद हम वॉर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। बल्कि पहले वॉर्स की तरफ मूव करेंगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी की तरफ मूव करेंगे, है। अच्छा, फिर उसमें असल में होता क्या है कि जब हम टॉपिक्स को इस तरह से डील कर रहे होते हैं, जब हम टॉपिक्स को इस तरह से डील कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या एक बड़ी चीज क्या आती है, फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक स्टार्ट किया, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब जो फॉरेन पॉलिसी, इवन आपका रिलेशन विद इंडिया अलग है, रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स अलग है, रिलेशन विद रशिया अलग है, रिलेशंस विद अफगानिस्तान अलग है। ठीक है, ऑल्दो कि ये अलग कंट्रीज हैं, इनकी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो इनकी तरफ इंटायरली डिफरेंट होती है, बट स्टिल ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, कि हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो सिक्योरिटी ड्रिवन रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि अब हम और पिछली साइड से अगर जब हम इसको टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे, तो जब हम मैप भी खोल के देखेंगे, इसमें क्या है कि पाकिस्तान की एक साइड पे अफगानिस्तान, एक साइड पे इंडिया है, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है। अब एक साइड पे आपके क्या है, सिक्योरिटी, जो फॉरेन पॉलिसी है और जो आपके रिलेशंस हैं विद इंडिया, वो सिक्योरिटी ड्रिवन चल रहे हैं। तो दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की साइड पे भी ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या चीज है कि एक क्योस की जो सिचुएशन है वो सारा टाइम रहती है। अब कभी जो उनकी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ होगी, कभी उनकी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। यहाँ से जो फर्क पड़ता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर मेंटेन कैसे करेंगे। अच्छा, फिर हमारे जो बॉर्डर अटैच हो रहा होता है इवन विद चाइना। ठीक है, अब जो दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री वैसे ही हमारा सिक्योरिटी के हमेशा मसाइल रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में वैसे ही जो है पीस कहो के नाम को ही रही है, और ऑल्दो कि उसमें भी बहुत सारी चीजें आई हैं। अब अगर आप अपनी ऊपर वाली साइड पे भी बैठे हुए एक नेबरिंग कंट्री को अपना दुश्मन बना लेते, तो आप किस तरह से सरवाइव करते हैं। आप तो चारों तरफ से घिरे हुए हो, चलो चौथी साइड से सी लग जाता है, या ईरान वाली साइड एक थोड़ी सी आ जाती है, बट स्टिल वही चीज है कि आप अगर इन तीनों साइड बड़ी साइड तो वही बन जाती है ना, छोटी साइड है जो आपकी उसमें वो लग रही होती है, ओशन के साथ लग रही होती है, सी के साथ। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करते हैं, राइट। यहाँ एक ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है ऑल्दो कि हम इन टॉपिक्स को अलग 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 से डील करेंगे, बट स्टिल अगर हम इन चीजों को इकट्ठा एक दफा देखें, कि मतलब आज अगर हमने एक रिलेशन पढ़ा है, तो अगले दिन हमारा दूसरा रिलेशन होगा। वो इस वजह से, क्योंकि जो इनका आपस में रिलेशन बनता है, ठीक है, इन टॉपिक्स का भी आपस में जो रिलेशन बनता है, वो अच्छे से हम समझ सकें और उन चीजों को अच्छे से कवर कर सकें, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इसी तरह से बेहतर होती है, और ये ज्यादा इजी भी होता है। अदरवाइज ये होता है, एक दिन आपने पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पढ़ा, अगले दिन आपने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, मतलब आप पॉलिटिक्स में चले गए। फिर उसके बाद दोबारा से आपने एक दो दिन का गैप के बाद, मतलब आपने कुछ और टॉपिक्स किए, और उसके बाद आप दोबारा से पाक अफगान रिलेशन पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होगा कि आप जो रिलेशन वाला एक पिछला जो टॉपिक पढ़ चुके हो, या पिछला टॉपिक जो इवन आप करके बैठे हुए हो, उनमें डिफरेंस आ जाएगा, आप कुछ उसके पॉइंट्स भूल चुके होंगे। ठीक है,
फिर आपको वो चीज दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एन अदर टॉपिक ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर जो हम मेंटेन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीजें जब इकट्ठी हो रही होती हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही होती है। तो हम इस चीज को फॉलो करते हुए, ये जो आपका सिलेबस इसमें डिजाइन किया गया है, इस चीज को फॉलो करते हुए हम लेके जाएंगे और एक अच्छे वाली डिस्कशन करेंगे और एक अच्छे वाले मतलब लेक्चर्स भी ऑब्वियसली आपको डिलीवर किए जा रहे होंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट लेक्चर्स और फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज जब हम एक नोट्स बना रहे होंगे और हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत बेहतर होगी। और फिर हम इसमें से ये कह सकते हैं कि हम अच्छे मार्क्स भी ले रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब हम आते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आप कहें शेयर दिस सिलेबस स्लाइड इन आवर ग्रुप एज वेल। ओके, यस श्योर, ये आप लोगों को सेंड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि सिलेबस हमने ये देख लिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस और ये टॉपिक्स जिस तरह से दिए गए हैं इसी तरह से हम इनको कवर करेंगे। फिर उसमें जो हम सोर्सेज देख रहे होते हैं, ठीक है, कि जब हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि बुक्स कौन सी हैं इसके लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स कौन सी हैं इसके लिए, डिफरेंट न्यूज़पेपर अगर आप इसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर में से कुछ चीज़ें निकाल रहे होते हो या कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो कौन से हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैगजीन में से हम कोई डाटा निकालते हैं तो वो कौन सा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो सोर्सेज आती हैं जो, वो क्या है, बुक्स है। ठीक है। अब जो बुक्स हैं इसमें, वो आप प्री पार्टीशन के लिए अलग होंगी, पोस्ट पार्टीशन के लिए अलग होंगी, राइट। क्योंकि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन को इकट्ठा कोई भी बुक डील नहीं करती है। हाँ, अनलेस अनटिल कि कोई एक जो सोर्स बुक्स लिखी जा रही होती है ना, जो यहीं के ऑथर लिख रहे होते हैं और जो ये सिलेबस देख के लिख रहे होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली इस चीज को इकट्ठा डील करेंगे। अगर आप वो एक बुक उठाते हो तो उसमें आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको वो टॉपिक्स ना मिले, मिल जाएंगे। ठीक है। और एक वो बुक होगी और बाकी कुछ हम रेफरेंस बुक्स उठाएंगे, राइट। और सबसे पहले जो हम प्री पार्टीशन का एरिया करते हैं उसके लिए बुक आपने लेनी है ट्रैक टू पाकिस्तान। ठीक है। पहली बुक आपने ट्रैक टू पाकिस्तान लेनी है। ये मेरी इसको दोबारा से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसको मैंने लिखा नहीं हुआ, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है जी। फर्स्ट बुक ट्रैक टू पाकिस्तान, पोस्ट पार्टीशन के लिए। ठीक है। इसके लिए जो है बुक्स भी यूज हो रही होती हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स भी यूज हो रही होती हैं और डिफरेंट मैगजीन्स भी यूज हो रही होती हैं। ठीक है, ये इकट्ठा कुल मिला के काम चलता है। अब अगर जो है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैं ये कहूँ कि कोई एक बुक है और उसमें बुक में से सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं, नहीं होती। आप कुछ भी कर लो, नहीं होती। वो होती है सिर्फ सोर्स बुक। और वो सोर्स बुक अगर आप लेते हो, अगर आप मतलब लो, और एक सोर्स बुक वैसे रखी रखी जा रही होती है, तो वो आप ले लो इकराम रब्बानी की। ठीक है। उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, उसने जो लिखा हुआ है वो भी बेहतर लिखा हुआ है चीजों को, जो लिखने का एक स्टाइल होता है इन सीएसएस, वो भी अच्छा और बेहतर दिया हुआ है। ठीक है। बजाय इसके कि कोई और बुक्स लो जिसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है और वो हम जो है मतलब उसी तरीके से फिर लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ भी एडवाइजेबल नहीं होती। अगर वो सोर्स बुक जो आप लोगे वो इकराम रब्बानी की ले। ठीक है। फिर दूसरी जो जो मैं अभी बात कर रही थी कि हम जो है कुछ रेफरेंस बुक्स में से कुछ चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है। वो चीजें कौन सी होती हैं।
अच्छा, जो दूसरी बुक है जो कि हम कह रहे होते हैं कि रेफरेंस बुक है, और असल में होता क्या है कि और मैं नाम अभी आपको बताती हूँ, बस एक ही छोटी सी बात सुन लें कि जब हम ना एक सोर्स बुक उठाते हैं जो कि यहीं के ऑथर की लिखी हुई है और अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस लिखी हुई है, वो पढ़ें, उसमें से ना एक टॉपिक पढ़ लें। फिर आप एक रेफरेंस बुक उठाएं, ठीक है, और उसमें से वही टॉपिक कवर करें। आपको नजर आएगा कि देर इज 100% नहीं, 1000% ऑफ डिफरेंस। वो इस वजह से होता है कि, और हमें क्या चाहिए होता है फर्स्ट, एज अ सीएसएस कैंडिडेट, आपको जो एक मेच्योरिटी अचीव करनी है, आपको जिस तरह का एक आर्गुमेंटेटिव स्टाइल अचीव करना है, जिस तरह का एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अचीव करना है, वो आपको वो वाला अचीव करना है जो रेफरेंस बुक में दिया होता है। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस बुक एक या दो भी पढ़ लेते हो ना, आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने इस चीज को लेके कैसे चलना है। ठीक है, आपने किस तरह का स्टाइल अपने पेपर में जाके मेंटेन करना है। और ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा उसमें मैटर कर रही होती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ हम सोर्स बुक में से पढ़ के उसको खत्म कर देंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज में से उसको कर रहे होंगे, ठीक है, और हमारी यही स्ट्रगल ही इन द एंड जाके उसको नजर आती है आपके पेपर में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहली जो आप बुक लोगे, वो आप बुक लो, जो कि रेफरेंस बुक भी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2019 बाय अब्दुल सत्तार। ठीक है, ये अगर आप कहो तो मैं इसको दोबारा भी बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ इसको, ताकि आप ये वाली बुक लो। और बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के ग्रुप में जो इनके कवर पेजेस होंगे, वो आप लोगों के ग्रुप में सेंड हो जाएं, ताकि आप कवर पेजेस देख के तो ऑब्वियसली जाके शॉपकीपर को दिखाओगे और वो आराम से आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। तो एक तो ये वाली चीज है। अ, अच्छा, मैं क्वेश्चन अभी लेती हूँ, अभी मैं देखती हूँ कि आपने क्या क्वेश्चंस पूछे। मैं बस मुझे ना बुक्स के बारे में बताने दें, ठीक है। अच्छा, पहली यही बुक है, आप हम जो इसके लिए पढ़ रहे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अब्दुल सत्तार की है। उसमें क्या होता है, मेजर जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का एरिया है, सारे के सारे ये वाले एरियाज तकरीबन ये कवर किए जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सिक्योरिटी के बारे में भी ऑब्वियसली इसमें से ज्यादातर चीजें कवर की हुई हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे ये कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू तो नहीं, कश्मीर इशू जैसे उसमें बात की जा रही होती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी उसमें थोड़ा बताया गया है। तो कुछ चीजें या कुछ एरियाज वो यहाँ से भी कवर करेगा, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को तो वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी आपके को मैं यही एक बुक बता देती हूँ, इसको आप लो। और उसमें से हम, क्योंकि पहले फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ही कवर करेंगे, वहां से आप अभी से कुछ चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, बाद में जैसे जैसे हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, और टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके पास जो है लेक्चर्स भी होंगे, आपने बुक भी पढ़ के रखी हुई होगी, और उस बुक को भी पढ़ने का ऑब्वियसली एक स्टाइल होगा, और उस पर भी हम किसी एक लेक्चर में लाजमी लाजमी बात करेंगे। तो क्या होगा कि आप, और जैसे नोट्स मेकिंग और प्लस बुक रीडिंग, और ये किस तरह से हो रही होती है, इसमें से किस तरह से चीजें निकल जा रही होती है, इस पर भी हम एक दफा बात करेंगे। और फिर ये वाली चीजें आप इकट्ठी कुल मिला के उसके नोट्स बना के साइड पे रख दोगे, और जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर करवा दूँ। ठीक है, वेबसाइट पे वो सारी लिखी हुई हैं और वो इकट्ठी हैं, और उन्हीं में से ही रिसर्च आर्टिकल्स भी, जनरल जर्नल्स वो भी होते हैं इसमें। तो कुछ वो चीजें और कुछ ये चीजें, और इनके साथ कुल मिला के आपका ये वाला काम कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।